चलो तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चंस। हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है नीट 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ए डबल बॉन्ड टी, बरोबर। हाँ ये तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एडेनिन पेयर्स विद वन एच बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड टी, गलत। थाइमिन थ्रू 3 एच बॉन्ड, ए ट्रिपल बॉन्ड टी, गलत। एंड एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, ऑब्वियसली तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, इसमें से कौन से प्यूरिन्स है जो दोनों, तो एडेनिन ग्वानिन दोनों प्यूरिन्स है जो डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं। साइटोसिन थाइमिन जो है वो डीएनए में मिलता है पायरिमिडीन्स में, लेकिन आरएनए में मिलता है थाइमिन की जगह पे साइटोसिन और यूरासिल, है ना। तो आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्ट, एडेनिन ग्वानिन। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल ट्रिक आई विल टेल यू। 9 ऐसे एंड में आ रहा है ना 9, ये 9 कार्बन्स की चेन होती है, याद रख लेना स्ट्रक्चर में। एडेनिन ग्वानिन यानी प्यूरिन्स में क्या होती है 9 कार्बन का सिस्टम होता है। कितना? 9 कार्बन सिस्टम। ओके, 2 चेन्स होती है, एक 6 कार्बन की एक 3 कार्बन की, ऐसा 9 कार्बन का सिस्टम होता है। एसोसिएशन ऑफ H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, H1 प्रोटीन जब आता है तो उससे क्या पता चलता है आपको, ठीक है। रेप्लिकेशन पता चलता है, कंडेंसेशन, डबल हेलिक्स का एक्सपोजर या ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली H1 किस लिए है, H1 पैकिंग या पैकेजिंग के लिए, तो उससे क्या पता चलता है हमको, कंडेंसेशन इनटू क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर के बनने की प्रोसेस क्या थी, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। H2A, H2B, H3, H4 ऐसे सबके इंटू 2, हर एक चारों के इंटू 2, मतलब टोटल कितने 8 यूनिट हिस्टोन बन रहे थे। 8 यूनिट का एक क्या बना था, ऑक्टामर, क्या बना था, ऑक्टामर। और इसके ऊपर 1 and 3/4 डीएनए लगता है, जिसको आप बोलते हो कोर डीएनए, और जो बचा हुआ 1/4 है उसको बोलते हो लिंकर डीएनए। इस पूरे इसको एक न्यूक्लियोसोम बोलते हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले फाइबर को बोलते हो क्रोमैटिन फाइबर, बरोबर है। और इन सबके ऊपर एक H1 प्रोटीन ऐसा पैकिंग होता है ना। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया, ऐसे ऐसे ये सब गोल गोल बनाए हुए हैं, इसके ऊपर धागा बनाया हुआ और H1 प्रोटीन ऐसे उसके ऊपर पैकिंग के लिए लगाया हुआ है, देखा है ना एनसीईआरटी में डायग्राम वैसा। ओके, देन इन सी अर्चिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड, अच्छा सी अर्चिन क्या है पहले ये बताओ, सी अर्चिन का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा नहीं पता है तो भी उन्होंने लिख के दिया, अच्छे लोग हैं, उन्होंने क्या लिख के दिया है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड है तो चारगाफ्स रूल अप्लाई होगा, डबल स्टैंडर्ड तो चारगाफ्स रूल अप्लाई होगा, है ना, अरविंद चारगाफ का रूल, है ना, ATGC का रेशियो उन भाई साहब ने बताया था। तो वो बोल रहा है कि साइटोसिन कितना है आपके पास, 17% है, तो साइटोसिन 17 है तो क्या ग्वानिन भी 17% होगा, क्यों, क्योंकि जितना सी उतना जी, बरोबर है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 34% हो गया बेटा, है कि नहीं। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन मिला के कितना हुआ, 100 माइनस 34 कितना हुआ, दैट विल बी 66 ना, 66% हो जाएगा, बरोबर ना। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों कितने हो जाएंगे, सॉरी एडेनिन और सॉरी एडेनिन और थाइमिन, हाँ है ना, ये कितने हो जाएंगे, दोनों 33% हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। डायग्राम शोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहां है डायग्राम, डायग्राम ही नहीं बनाया, अच्छा सॉरी ये डायग्राम, हाँ सेम डायग्राम, ओ अच्छा, हाँ सेम डायग्राम है, इसमें उन्होंने एक कॉमन डायग्राम बना के दे दिया, वैसे सेम टू सेम है बाय द वे, हाँ ठीक है, क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या बोलता है देखो, डायग्राम शोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसा वो पूछ रहा, ठीक है। आई थिंक ABC थोड़ा गड़बड़ है इसमें, मतलब ऑफ कोर्स डीएनए टू एमआरएनए, तो अच्छा इस ओरिजिनल इस क्वेश्चन में इसको ए बोला था, ठीक है, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन बी बोला था, बरोबर है, और प्रपोज बाय ये सी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट डज डॉगमा मीन, डॉगमा मींस अंडरलाइंग प्रिंसिपल, किसी भी चीज का अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है ना, उसको डॉगमा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बायोलॉजी का शब्द नहीं, इंग्लिश का शब्द, ठीक है। यहां पर सेम देखो, सेम चीज, पहले सी को ट्रांसक्रिप्शन बोला उसने, सी को बोला ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये सी है ट्रांसक्रिप्शन,
फ्रांसिस क्रिक, मतलब वही बस एबीसी को इंटरचेंज करके पूछ लिया बैक टू बैक, है ना? तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्रिक ने दिया था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, सेम स्ट्रक्चर दैट गिव्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, अभी बोला मैंने 2 मिनट पहले बोला, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस वाला क्या है? न्यूक्लियोसोम। और वो पूरी थ्रेड का नाम क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा, इनमें से कौन है जो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता? ऑब्वियसली वायरस। वायरस क्या है? वायरस लिविंग सेल्स में आता ही नहीं ना। थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने बहुत डिटेल में किया था, इसको याद होगा तो। वायरस को थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करी थी हम, याद है? ठीक है। और उसमें 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, किसने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था? डाइनर ने अपने को आइसोलेट करके दिया था, और पैस्चर ने बताया था कि वो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है। और वो जो नाम था, वो क्या नाम था? डिमिट आइवानोव्स्की, है ना? डी आइवानोव्स्की, उसने नाम दिया था, वो दिया था। और उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, प्रायोन्स और वायरॉइड्स, है ना? ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। एचआईवी का फैमिली रेट्रोविरिडे फैमिली है, ये भी याद रखना। ओके। 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस सर्व टू जॉइन व्हाट? डीएनए के स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो क्या क्या किस चीज को जोड़ता है? वन स्ट्रैंड विद अदर स्ट्रैंड, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। वन न्यूक्लियोसाइड विद वन न्यूक्लियोसाइड, द अदर इज वन न्यूक्लियोटाइड विद अदर न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम उसने हिंट में ही दे दिया ना, क्या आएगा आंसर? वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। ओके। Which one of the following statements about the particular entity is true? Centromere animal cell में मिलता है, which produces aster during centromere produces astral fibers. No, the centrioles produce aster, है ना? सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम का सेंटर होता है ना? Yes. Genes for producing insulin is present in every body cell. या क्योंकि वो जीन तो हमारे डीएनए का पार्ट है ना, और डीएनए तो आपके बॉडी के हर सेल में ना, एक्सेप्ट आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, बट उसके अलावा तो सारे बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल में। तो ये तो सही बात है। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नहीं, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड विद हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए थ्रेड, है ना? और डीएनए हैज कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, नो, द न्यूक्लियोसोम हैज कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। तो आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। ओके। इन द डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन टू थाइमिन वेरीज विद ऑर्गेनिज्म, क्या ये बात सही है? नहीं, एडेनिन टू थाइमिन का रेशियो जो है वो आपको सेम मिलेगा, क्योंकि चारगाफ रूल अप्लाई होता है ना। अच्छा, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5' to 3', यस ऑफ कोर्स, एक 5' to 3' आता है, एक 3' to 5', इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, बरोबर है। Which one of the following pairs of nitrogen bases of nucleic acids is wrongly matched with the category against it? Adenine guanine purines है, बरोबर है। एडेनिन थाइमिन प्यूरिन है, गलत, इनकरेक्ट वाला चाहिए। एडेनिन थाइमिन प्यूरिन नहीं है, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन, बरोबर। ओके। वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन बीटा फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नैनोमीटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 3.4 नैनोमीटर्स में गलती नहीं होनी चाहिए। 34 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, आप बोल सकते थे, या फिर 3.4 नैनोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सीधा सीधा पता होना चाहिए। डायग्राम अगर बना के समझाऊं तो मैं ऐसे पैरेलल 2 लाइन बना देता हूं और डीएनए को ऐसे बना रहा हूं, ठीक है? तो ये जो टर्न है यहां से लेके पूरा ऐसे घूम के आया यहां तक, ये जो टर्न है ना, ये होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है? वन टर्न, जिसको आप पिच के नाम से भी जानते हो, पिच, PITCH, पिच। ओके। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मतलब क्या? व्हाट डज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मीन? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है क्या? नहीं। फॉस्फेट ग्रुप का सेम पोजीशन है या ऑपोजिट पोजीशन है? व्हाट डज इट मीन? ऑफ कोर्स इट मींस दैट फॉस्फेट ग्रुप्स का ऑपोजिट पोजीशंस हैं। एक्चुअली ये भी ट्रूली पूरा करेक्ट है क्या? इन रियलिटी नो। अगर आपने ध्यान से वो नोट्स देखे हो जो मैंने आपको भेजे, आपको देखे दिखाए, जो लिख के दिए ना, हैंड रिटन नोट्स, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया। अगर आप देखो तो एक्चुअली डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है पता है? द ऑक्सीजन ऑफ द शुगर। देखा जाए तो एक में ऐसे ऑक्सीजन ऊपर रहेंगे, एक में ऐसे ऑक्सीजन नीचे रहेंगे, है ना?
ऑब्वियसली इनडायरेक्टली यहां पर फॉस्फेट आएगा और यहां पर फॉस्फेट आएगा, तो एक के फॉस्फेट ऊपर एक के फॉस्फेट नीचे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या ये समझ में आया? यस, आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए? इनमें से कौन है जो आरएनए से डीएनए बनाता है? उल्टा, बहुत इजी। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन करता है ये एचआईवी करता है, एड्स का वायरस, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। आरएनए वायरस अपना आरएनए यूज करके हमारा डीएनए कॉपी करके खुद डीएनए बना के बैठा रहता है, इसलिए बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, राइट। Which one of the following hydrolyzes the internal phosphodiester bonds? इनमें से कौन है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करके डीएनए को कट कर सकता है? तो बायोलॉजिकल सीजर, बार बार ये वर्ड आता है, सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी में भी, एंडोन्यूक्लियसिस, है ना। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पर कट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट विच रेशियो इज जनरली कांस्टेंट? इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली एरर नहीं करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। एटीजीसी एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, राइट, बट रेशियो प्यूरिन पायरिमिडीन का बनता है या A+T और G+C का बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A+T और G+C का बनता है ना ये, जबकि एडेनिन गुआनिन प्यूरिन है और साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडीन है, बट A+T और G+C का जो रेशियो है वो सही बनता है फॉर अ गिवन स्पीशीज, है ना। ओके, नाउ इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, व्हाट इज द परसेंट ऑफ गुआनिन? बहुत इजी है। थाइमिन अगर आपके पास 20% है तो एडेनिन भी 20 होगा, तो साइटोसिन और गुआनिन कितने हो जाएंगे? 30-30, तो ओवरऑल हो जाएगा 100, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे अगर आप देखोगे, है ना। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ डीएनए 3.4 नैनोमीटर। रिपीट, डीएनए इज फाउंड वेयर? मेनली कहां पे पाया जाता है? न्यूक्लियस ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल कैसा है? अब इसका डिस्क्रिप्शन आपको स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेगा, बट एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन है, सिंपल सी एक लाइन है। क्या है? इट इज सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोइड, ठीक है। डीएनए एक्चुअली जो है उसका, बिकॉज प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है ना, तो वो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। डीएनए में AGCT अकर्स, कैसा पेयरिंग होता है? AT और GC, यानी कि A, ठीक है। द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, ऐसा क्यों है? डीएनए इज कॉम्प्लेक्स? नो। डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट्स? यस। डीएनए जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए वो कैसा है? वो ऐसा होता है ना, जलेबी जैसा। ये जलेबी नहीं, इमरती होती है ना, इमरती देखिए, जलेबी वैसी वाली, क्राउड वाली, वैसा होता है वो, है ना। मारवाड़ी लोग खाते हैं बहुत, राजस्थान में मिलती है इमरती, हमारे यहाँ भी मिलती है वो। हाँ, जीन्स आर पैकेज्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, हाँ ये बहुत अच्छा है। अब बैक्टीरिया में हिस्टोन तो होते नहीं, प्रोकैरियोटिक है ना, तो नॉन हिस्टोन है। कौन से नॉन हिस्टोन होते हैं? वो बेसिक प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं? बेसिक प्रोटीन। ये 1907 का है, ओल्ड सिलेबस का सवाल है, बट फैक्चुअल है, याद कर लो, सिंपल। रेडियो ट्रेसर टेक्निक shows that DNA is in what? It is a double helix model. रेडियो ट्रेसर टेक्निक से प्रूव कर सकते हैं कि क्या है वो, है ना। ये न्यूक्लियोसोम का कोर, कोर में मैंने अभी बताया, कोर में क्या थे? कितने कितने एटम्स थे? ऑक्टामर 8 ना, 8 क्या थे? H2A, H2B, H3, H4, ये 4 थे ना, दो दो मॉलिक्यूल हर एक के, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। H1 काहे के लिए था? सिर्फ ऊपर से फाइनल पैकिंग के लिए। तो कोर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोर किससे बना है? H2A, H2B, H3, H4 सबके दो, यानी कि टोटल 8 मॉलिक्यूल से बनाओ। डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी कैसा? अगर डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें तो सारे इक्वल होंगे क्योंकि पेयरिंग हुई। सिंगल स्टैंडर्ड वाले में डीएनए में क्या होगा? सेम रेशियो आपको नहीं मिलेगा, सही बात है। ओके, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को कैसे चेक किया गया, कैसे स्टडी किया गया? एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज। मॉरिस विल्किंस का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अलॉन्ग विद वॉटसन एंड क्रिक, है ना।
इनफैक्ट ऐसा भी लिखा हुआ है कि मॉरिस विल्किंस ने नोबेल प्राइज शेयर किया था, राइट? यस। ऑक्टामर ऑफ 4 स्टोन्स इज कॉम्प्लेक्स विद डीएनए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑब्वियसली क्या? न्यूक्लियोसोम, है ना? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट क्वेश्चन है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट शोन इन अ बैक्टीरिया, व्हिच बैक्टीरिया? ई कोलाई। किसने दिया था? मीजल्सन एंड स्टाल। मीजल्सन एंड स्टाल ने, मेजल्सन एंड स्टाल ने दिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रूव किया था। 20 मिनट्स उसका रेप्लिकेशन टाइम है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आता है, ठीक है ना? ओके, मीजल्सन एंड स्टाल, एस्चेरिशिया कोलाई में दिया था। ओके, व्हाट इज द करेक्ट मैच? व्हाट इज द करेक्ट मैच? राइबोजाइम इज न्यूक्लिक एसिड, F2 इन रिसेसिव, F2 रिसेसिव पेरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं, F2 में रिसेसिव पेरेंट तो टेस्ट क्रॉस में यूज होता है। टीएच मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन बताया था? नहीं, टीएच मॉर्गन ने तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किया था उस पे ना, ड्रोसोफिला पे। और मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था? नहीं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था। आंसर है ऑप्शन ए। बाकी तीनों ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो कि तीनों गलत है, ठीक है? राइबोजाइम कहां पे मिलता है? राइबोजाइम बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एंजाइम्स है, ठीक है? आरएनए जो है वो एंजाइम का भी काम करता है ना। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, मैंने हाईलाइट की है, क्या? कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है और जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा है लोअर ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? आरएनए वर्ल्ड ऐसा बोला है ना? फाइनल प्रूफ किसने दिया था? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये फाइनल प्रूफ किसने दिया था? हर्शी एंड चेज। कैसे दिया था इन्होंने? P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड S35 रेडियो एक्टिव सल्फर, ये यूज किया था इन्होंने, है ना? राइट? एवरी मैक्लियॉड मैकार्टी ने क्या किया था? वो एंजाइम्स यूज किए थे। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या यूज किया था? न्यूमोनिया का एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन यूज किया था, ठीक है? टेलर ने कंडक्ट किए थे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच प्लांट्स? विशिया फाबा बीन्स, फाबा बीन्स होती है, राइट? उसके ऊपर उन्होंने कंडक्ट किया था। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? मॉर्गन ने। ई कोलाई पे किसने किया था? आपका बेसलसन एंड स्टाल ने किया था, है ना? अ मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, अगेन ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, है ना? एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट मतलब कि नॉट रिक्वायर्ड, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या ये बात सही है? यस। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, यस। इट शुड बी अनस्टेबल, नो, इट शुड बी स्टेबल। अनस्टेबल होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा ना। यस, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिया हुआ, हमको मालूम भी है, कॉमन सेंस की बात है। हमको जेनेटिक मटेरियल कैसा चाहिए? स्टेबल या अनस्टेबल? ऑब्वियसली कॉमन सेंस हमको स्टेबल चाहिए ताकि म्यूटेशन ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन किसने बताया था? ग्रिफिथ, है ना? अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल मतलब जिसमें कोई डाउट ना हो, किसने दिया था? जेनेटिक मटेरियल स्टडीज केम फ्रॉम स्टडीज ऑन, राइट, ऑन बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफाज लेके उन्होंने वही जो P35 और सॉरी P32 और S35 बोला ना, हर्शी एंड चेज, उन्होंने बैक्टीरियोफाज लेके डाला था ना, राइट? तो आंसर है बैक्टीरियल वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज, है ना? राइट। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, किसमें किया था? ऑब्वियसली ई कोलाई, है ना? ये चैप्टर के क्वेश्चंस बाय द वे साइंटिस्ट बेस्ड बहुत सारे आते हैं, आप देख सकते हो। डायरेक्ट फैक्ट्स। ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था डिप्लोकोकस निमोनिया पे? ग्रिफिथ ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है? न्यूमोकोकस का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस मतलब वही डिप्लोकोकस निमोनिया, हाँ, वही प्रूव करता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना? डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड व्हाट? वो हो, वेरी नाइस क्वेश्चन। इनमें से क्या है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि जो क्या बोलते हैं डीएनए का सिंथेसिस है वो मेजर करना है आपको? तो अगर आप नोटिस करेंगे यूरासिल और एडेनिन, ये क्या है? ये तो आपके नाइट्रोजन बेसिस है। ये क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट है ना? ये जो है ना, ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है, थाइमिडीन, राइट? तो ये आप यूज करोगे फॉर रेडियो एक्टिव मेजरिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ठीक है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, बोलो यस और नो। ये भी नाइट्रोजन बेस है, ये सिर्फ शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना। और ये क्या है? नाइट्रोजन बेस प्लस
शुगर का कॉम्बिनेशन, तो इसमें दोनों आ गए, राइट। तो आप ये यूज करके बता सकते हो कि डीएनए सिंथेसिस क्वांटिटेटिवली आप बता सकते हो कि कितना सिंथेसिस हो रहा है, कितने रेट से, ठीक है। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसको प्रूव किया था? ऑब्वियसली उन्होंने डीएनए को प्रूव किया था, सीधी बात है ना, 1944 में। हु प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? किसने प्रूव किया था फाइनली? हर्शी एंड चेस। ई कोलाई, N15 वाला ई कोलाई जो है उसको N14 मीडियम में ग्रो होने दिया, है ना। ये मीजल्स स्टाइल का पूरा एक्सपेरिमेंट बताया ना एनसीईआरटी में पूरा डिटेल। अब उन्होंने क्या किया, दो स्ट्रैंड्स जो थे जो लिए, तो हमने ऐसे मान लिया कि चलो पहले ना ओरिजिनली दोनों क्या थे, N15 थे, दोनों क्या थे, 15-15 थे। फिर जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ तो ये 15-15 तो अलग हो गए। अभी आपने इसको किस में ग्रो किया था? 14 में। तो दूसरी स्ट्रैंड किस में आई? दूसरी स्ट्रैंड 14 वाली आई, है ना। अब सवाल उनका क्या है, वो बोल रहा है कि जो न्यू न्यू स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर कौन सा इसमें से पैरामीटर एप्लीकेबल? डिफरेंट डेंसिटी है और ओरिजिनल पेरेंट्स से मैच नहीं करते, डिफरेंट डेंसिटी है लेकिन मैच करते हैं, है ना। सेम डेंसिटी है और मैच भी करते हैं सेम डेंसिटी पर। तो पहली बात तो कॉमन सेंस है कि डेंसिटी सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि दोनों 15 नहीं है, तो ए और बी में से आंसर होगा। अच्छा, क्या क्या वो ओरिजिनल ओरिजिनल से मैच कर रहे हैं कि नए अलग कुछ बन गए? कंप्लीटली मैच कर रहे हैं क्या? नहीं, 50% ही मैच कर रहे हैं ना, तो आंसर है ऑप्शन ए। अब इसमें झगड़ा बहुत हो सकता है कि रिजेंबल कर भी रहे और नहीं भी कर रहे, क्योंकि 50-50 है ना। हाँ, बट अगेन द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू मार्क इज ऑप्शन ए। आरएनए वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? इनमें से कौन सा वाला आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऑब्वियसली शारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता था, याद है, लूप्स वाला, है ना। फिर टीआरएनए कैसा होता था? टीआरएनए होता है अपना ऐसा, हेयरपिन मॉडल और क्लोवर लीफ मॉडल, दो मॉडल थे, है ना, राइट। सिमिलैरिटी ऑफ डीएनए आरएनए में क्या है? दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बाकी तीन तो क्या है, डिफरेंसेस है, देखो, है ना, बाकी तीनों तो डिफरेंसेस। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वो है जो टुकड़े टुकड़े में जो आता है ना लैगिंग स्ट्रैंड पे, वो है ना। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का रोल क्या है? दे इलोंगेट द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, दे इलोंगेट द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फोर्क, दे इलोंगेट द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। अच्छा, पहली बात तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में आएंगे, लीडिंग में तो आ ही नहीं सकते, तो बी और डी तो गलत है, बरोबर ना, लॉजिकल। अब मेन बात है टुवर्ड्स या अवे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, लैगिंग का मतलब ही वही है जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है, और लीडिंग का मतलब टुवर्ड्स द फोर्क जा रहा है, बरोबर है, समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देन during the replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from replication, or that is origin site. And what is involved? What is involved? RNA primers are involved? No, RNA primer यूकैरियोट में आते हैं। टीलोमरेज एंजाइम आता है क्या? नहीं, वो भी यूकैरियोट में आता है। बैक्टीरियल पूछा है, यानी कि प्रोकैरियोट की बात हो रही है, सुनो। मूव्स इन वन डायरेक्शनल, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल, दोनों ऑपोजिट है, दो ऑपोजिट आते हैं तो उनमें से एक ऑप्शन रही सही होगा ना। अब यहाँ पर ये सर्कुलर डीएनए है ना, अगर इस पॉइंट से शुरू हुआ तो यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, यानी कि कैसा होगा? ऑप्शन डी, बाई डायरेक्शनल। अगेन एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, स्टेट टेक्स्ट बुक में तो और ज्यादा डिटेल में बताई हुई है। ओके, चलो। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच टू स्ट्रैंड सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट हेल्प टू ओपन अप द डीएनए, दिस इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए को खोलने में मदद कर रहा है, काटने में नहीं, खोलने में, खोलने में मेजर कर रहा है? टोपो आइसोमेरेज। खोलने में कौन मेजर मदद कर रहा है? टोपो आइसोमेरेज। अगेन जो नोट्स है मैंने जो लिखे हैं उसमें एक चार्ट, उसमें एक डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कौन सा स्टेप कौन सा एंजाइम, कौन सा स्टेप कौन सा एंजाइम, राइट। दिस इज नॉट गिवन वेल इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया ये, लेकिन स्टेट टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पीडीएफ में मैंने ये जो मार्क किया हुआ है ना, अब ये क्यों मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ये एक एक ऐसे इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं दिए कि जैसे अगर आप देखोगे तो स्टेप 1 में क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट किया, एंजाइम क्या है, फॉस्फोराइलेशन, प्रोसेस क्या है, फॉस्फोराइलेशन। दूसरा ओरिजिन है तो ओरिजिन बना, ठीक है। तीसरा देखो
एंजाइम कौन सा है? ओरिजिन ओरिजिन बनाने के लिए एंडोन्यूक्लियस काटा, फिर अनवाइंडिंग किया हेलिकेस, है ना, अनवाइंडिंग बायोडायरेक्शनल है, फिर उसके बाद फिर से एंजाइम आता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ना। तो ये हर एक का, फिर रेप्लिकेशन फोर्क, हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम, फिर सिंथेसिस में आरएनए प्राइमर आ गया, फिर फाइनल जो अपना अपना न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज है उसका डायरेक्शन, फिर ये देखो टोपो आइसोमेरेज जो अभी हमने क्वेश्चन में किया है ना, डीएनए लाइगेज, डीएनए प्रोटोमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में इतना सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये पूरा मार्क करके दिया आपको। आई होप आपने ये गोत्री किया हो। तो सारे जो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हर एक प्रोटीन का स्टेप बाय स्टेप तो सिर्फ रिवाइज करना है, वो कौन सा स्टेप कौन सा प्रोटीन, बस इतना ही रिवाइज करना है ना, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्ट्रैंड्स सेपरेट कैसे होते हैं, स्ट्रैंड्स को सेपरेशन कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम, हेलिक्स को खोलने वाला काम हेलिकेज एंजाइम, है ना। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन है? ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए ई कोलाई यूज हुआ था। न्यूरोस्पोरा क्रासा कहां यूज हुआ था? ये बायोटेक में। ये न्यूमोकोकस कहां यूज हुआ था? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट यानी ट्रांसफॉर्मेशन में। ड्रोसोफिला कहां यूज हुआ था? मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट यानी कि आपका क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। व्हाई सेमी डिसकंटिन्यूअस? बिकॉज एक स्ट्रैंड लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है ना, कंटिन्यूअस तो नहीं होता। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है और सेमी कंजर्वेटिव भी। क्यों सेमी कंजर्वेटिव है? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एक जैसे नहीं रहते, एक ओल्ड एक न्यू मिलकर नया डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, बरोबर है। ओके, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कौन कराता है? अभी किया हमने, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कौन करा रहा है? हेलिकेज एंजाइम करा रहा है ना। ओके, अच्छा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ना, हाँ ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन यस हेलिकेज। ओके, विच ऑफ द, ये एज इट इज, बाय द वे एज इट इज स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बैक में, है ना। और आपका एनसीईआरटी में भी एक वो बॉक्स वाले क्वेश्चन में आई थिंक सो इन टेक्स्ट में है ये वाला। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इनमें से कौन सा? तो आप अगर देखोगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, बरोबर, इनमें से आपको क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना। क्या बनाना है? तो आप कॉपी करोगे ना डीएनए को, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एमआरएनए मतलब क्या? डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ए के सामने क्या आएगा? यू आएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, समझे? ठीक है, अच्छा ये कौन सा था? 3 डैश, तो इसके सामने क्या आएगा? 5 डैश, तो 5 डैश वाला यू, समझ गए क्या? आंसर है बी। ये इतना देखना, बाकी पूरा चेक करने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं, ज्यादातर बच्चे वही करते हैं, आपको करना ही नहीं। क्या करना है? सिंपल देखो, फिर से लॉजिक बहुत इजी है, बहुत सिंपल। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा टेम्पलेट स्टैंड है, बोलो हाँ या ना। टेम्पलेट स्टैंड ही कॉपी होकर एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये 3 डैश था तो मेरे को 5 डैश मिलना चाहिए, मतलब ये मेरा ए और सी तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अच्छा ये डीएनए में ए था तो आरएनए में सामने क्या आएगा? यू, तो यहां ए है यहां यू है, सही कौन सा हुआ? बी, ये गलत। सिंपल हो गया एकदम, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर प्रोडक्ट्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, 2019 में आया हुआ है। कौन सा वाला? पॉलीमरेज 1 क्या कराता है, क्या करता है? पॉलीमरेज 1 आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 2 क्या करता है? वो एचएन, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनाता है, हेट्रोन्यूक्लियर, है ना। और पॉलीमरेज 3 क्या करता है? ये टीआरएनए बनाने में हेल्प करता है, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंपल। ओके, देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रैंकलिन स्टाल ने लिंकेज बताया नहीं, मीजल्स के साथ सेमी कंजर्वेटिव बताया। प्यूनेट स्क्वायर, आरसी प्यूनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था, हाँ आरसी प्यूनेट, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, ब्रिटिश साइंटिस्ट। अब आप ये सोचोगे सर हमको क्या याद करना पड़ेगा ना कि डेनमार्क से कौन था और ब्रिटिश कौन था और फ्रेंच कौन था। हाँ अब ये पूछ लिया इन्होंने, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रिटिश याद करके नहीं जाते अपन, अपन नेशनैलिटी और ईयर याद करके नहीं जाते ना, नाम याद करते हैं साइंटिस्ट का। पर अगर आप देखोगे तो ट्रांसडक्शन और अब ये स्प्लाइसियोसोम्स और ट्रांसडक्शन, ये वैसे बायोटेक में आएगा आगे, बट ये दोनों गलत है, अपने को मालूम है, ठीक है। ये तो लेडरबर्ग ने किया था ये ट्रांसडक्शन वाला काम, और स्प्लाइसोसोम्स जो है वो तो
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन काम करते हैं, है ना। तो आंसर है बी, यानी कि अपना आरसी प्यूनेट ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है। फिर ये वापस रिपीट हो गया, देखो, है ना, ये सीक्वेंस था कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन। अब यहां पर देखो ये कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, ध्यान देना, क्या बोला है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड ये था, तो इसका आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा पहले, समझे क्या, टी, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड बना, क्योंकि एमआरएनए किससे बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, तो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओ, टी सी सी ए टी ए जी सी जी टी ए। अब इसका अब एमआरएनए बना, तो टी के सामने क्या आएगा, ए, तो ये तो नहीं हो सकता, समझ गए, है ना। ए के बाद क्या आना चाहिए, सी के सामने जी, आंसर आ गया ऑप्शन ए, सिंपल, ठीक है, बहुत इजी। अब ये है बहुत इजी, बट एग्जाम में क्लिक क्या होना चाहिए, ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये मैंने क्या बनाया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत इजी है, मैंने 3 के परसेंटेज लिख के दिए हैं, है ना, एमआरएनए 3 to 5%, आरआरएनए 80% ऑलमोस्ट, और 15% टीआरएनए, यानी आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चाहिए तो परसेंटेज लिख देता हूं, 5%, 80% और 15%, ठीक है, वैसे लिख के दिया हुआ है। स्प्लाइसियोसोम्स, वैसे मैंने कहा स्प्लाइसियोसोम्स, वैसे यहां पे नहीं मिले, बट ठीक है, अभी लिखा हुआ है, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन, कहां नहीं मिलते, ऑब्वियसली बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्प्लाइसियोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, अभी देखा ना हमने, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम यूकैरियोटिक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो स्प्लाइसिंग का मतलब किसमें करेंगे, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के इसमें काम आएगा ना स्प्लाइसिंग, तो राइट। स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट कौन है, सिस्ट्रॉन, 3 वर्ड्स दिए हुए एनसीईआरटी में, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन। द यूनिट ऑफ व्हाट यू से जीन एक्सप्रेशन इज सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन इज यूनिट फॉर म्यूटेशन एंड रिकॉन इज यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और जब मल्टीपल जीन्स एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आप ऑपेरॉन कहते हो, लैक ऑपेरॉन, जो जनरली डिफिकल्ट लगता है, मैं इजी कर दूंगा, टेंशन मत, अभी डिसाइड, अब इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज राइबोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। 23S आरएनए, 23S, एस मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, फिलहाल के लिए फंडा ऐसे याद रखो, डायरेक्टली दिया हुआ है ये, क्या राइबोजाइम भी है और स्ट्रक्चरल आरएनए भी है, कौन सा, 23S, ठीक है। हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है भाई, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है एनी वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे, और वो कौन सा स्ट्रैंड है, ऑब्वियसली अभी मैंने 2-3 बार ये बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए का अगर करना है तो किस पे होता है, टेम्पलेट। जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका नाम, ये आयरनी है, आयरॉनिकल बात है कि नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, बट उस पर कोडिंग नहीं हो रही, इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड बोलते थे, बट कोडिंग को एंटी सेंस बोलते थे, नॉन सेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी काम का नहीं है, काम का तो है ना डीएनए, पर हाँ एमआरएनए बनाने में काम नहीं आ रहा, क्या उस पर एमआरएनए बन ही नहीं सकता, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बन सकता है, पर जनरली आपका सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड ही यूज होता है, ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ एमआरएनए एंड द सिंथेसिस ऑफ, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ एमआरएनए, एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक मिनट, मेरे को ये समझ नहीं रहा है कुछ, आई थिंक एरर हुआ है, प्रिंटिंग में एरर हुआ है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऐसा कुछ, अच्छा कुछ तो हुआ होगा, बट ठीक है, एनीवे उल्टा होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' होता है, और रीडिंग कैसे होगी, 3' to 5', उल्टा हो, है ना, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स ड्यूरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स काटना है, नाम से ही पता चल रहा है, काट के निकालना है, मतलब स्प्लाइसिंग। अब यहां ध्यान देना, ये स्पेलिंग में उन्होंने घुमाने की ट्राई की है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, मैंने वो नोट्स में ये लिख के दिया हुआ है, ये एज इट इज लर्न कर लेना स्टेप वाइज मैनर में, ये वाला आ गया। और मैंने ना हिंदी में लिखा है एकदम आसान करने के लिए, देखो ऐसा लिखा है,
क्या लिखा है, जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया तो वो एमआरएनए हेटेरोन्यूक्लियर टाइप का होता है, इमेच्योर होता है, हिंदी में लिखा है। इस एचएनआरएनए को स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन निकालो एक्सॉन रखो, कैपिंग मतलब 7 मिथाइल जीटीपी लगाओ, टेलिंग मतलब पॉली एडिनिलेट लगाओ करके मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे बस एक बार रीड करोगे तो याद हो जाए। ठीक है, if one strand of DNA has nitrogenous base as A, T, C, T, G, what will be complementary RNA? वो वापस वही हो गया ना। ठीक है, ओके। अब वन स्ट्रैंड बोला, अब ये इन गधों ने ये नहीं बताया कि ये वन स्ट्रैंड कौन सा, टेम्पलेट या कोडिंग, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन बी, ए के सामने यू, आ गया आंसर, खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है ना। कोडिंग होता तो उल्टा हो जाता, कोडिंग होता तो ए के सामने टी होता है ना, तो उसमें तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाता, और यही अगर एमआरएनए लिखता मैं तो टी के सामने ए आता, मतलब इसमें से या इसमें से आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, बट वो मेंशन नहीं किया उन्होंने, अज्यूम कर लिया। टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात होती। राइबोसोमल आरएनए क्या है, एक्टिवली सिंथेसाइज कहां होता है, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है एक्टिवली। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सा इसमें से चीजें नहीं आती, इंड्यूसर नहीं आता, इंड्यूसर ओपेरॉन में आता है, इंड्यूसिंग ओपेरॉन में है ना, इंड्यूसिबल ओपेरॉन में आता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में नहीं आता। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन जरूर आता है। इंड्यूसर तो वो मॉलिक्यूल है जो आके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को चालू करके देता है, जैसे कि लैकोपेरॉन का इंड्यूसर है लैक्टोज, शुगर। ठीक है, एलोलैक्टोज भी है दिया हुआ एनसीईआरटी में, लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, घुमा के पूछा, ऑलरेडी बता दिया, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, टीआरएनए, इजी टू रिमेंबर, 3 टी, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, which one of the following also acts as catalyst in bacteria, रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, 23S rRNA। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग कहां पे होते हैं, ये दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऑब्वियसली है ना। ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। फाइनल प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए वगैरह पूरा मैच्योर आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस के बाहर आता है ना, तब जाके साइटोप्लाज्म के अंदर वो राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री आती है साइटोप्लाज्म में, तब बनता है प्रोटीन। तो ये सारी स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कहां होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी, सीधी बात है, पूरा बना बुना के भेजा गया है ना। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बीडल एंड टैटू नहीं, टैटम प्रिंटिंग एरर है, टैटम नाम था भाई साहब का। ठीक है, बीडल एंड टैटम याद कर लेना, किसने दी थी, बीडल एंड टैटम। टीलोमेरेज एंजाइम किसके लिए काम करता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, ये वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, हटा दिया गया, ठीक है, टीलोमेरेज। ओके, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन holoenzyme of RNA polymerase binds to DNA sequence and assumes a saddle-like structure at that point. What is that structure called? Very very important, इसको फाइसर करना, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो वाले में क्या बोलते हैं इसको, टाटा बॉक्स, TA बॉक्स, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है प्राइमर का काम करने के लिए। ठीक है, प्राइमर का काम कौन कर रहा है, टाटा बॉक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ना 25 to 40 बेसिस के बीच में ये जो है ना, ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब 25 बेसिस जब बेसिकली शुरू होता है ना डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, वहां से अराउंड 25 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में जनरली ये TA आपको सीक्वेंस देखने मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज वहां पर जाकर बाइंड हो जाता है। ठीक है, which form of RNA has a structure resembling the clover leaf model? Of course it is tRNA। क्लोवर लीफ में दो होते हैं ना, हेयरपिन और सर tRNA में दो होते हैं, क्लोवर लीफ और हेयरपिन। इनफैक्ट एक आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ, इट इज लुकिंग लाइक एन इन्वर्टेड एल, ऐसा दिया हुआ, देखो ये दिया इन्वर्टेड एल, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज बीइंग कोडेड मतलब कौन सा, टेम्पलेट या कोडिंग, टेम्पलेट, ATAGCG, तो आरएनए क्या है, तो आंसर देखो, अब ये कैसा कितना इजी कर देता है ना, वो ए है तो सामने मेरे को यू चाहिए, तो ये मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया ना, टी के सामने क्या आएगा, ए, खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, दोनों में यू ए है ना,
तो ए के सामने फिर से यू आएगा, तो यू ए यू, है ना, यू ए टी आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, है ना, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। इजी कर देता वो, बस वही टेम्पलेट और कोडिंग पे ध्यान देना है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, वही जो टाटा बॉक्स वाली जो मैंने बता दिया ना, वही वाली फंडे, वो क्या है, प्रमोटर साइट है, जहां पे आरएनए आके बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट, वही वही आपका वो प्रमोट करने वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट्स द एक्सॉन सेगमेंट्स आफ्टर डीएनए स्प्लाइस, एक्सॉन को जोड़ने वाला कौन, जोड़ना, लाइगेशन, चिपकाना, नाम से ही पता चलता है, डीएनए आरएनए लाइगेज, ठीक है। आरएनए की स्प्लाइसिंग होने के बाद कौन कर रहा है, जोड़ने का काम, और कोई कर ही नहीं सकता, लाइगेज नाम ही उसका उसलिए रखा गया, फालतू में नाम थोड़ी रखा है, ठीक है। एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव अ कोडिंग फॉर व्हाट, जो एक्सॉन पार्ट है वो क्या है, एक्सॉन रखने की निकालने, एक्सॉन रखने इंट्रॉन निकालने, ना अजीब लगता है ना सुन के, ऐसा लगता है एक्सॉन को एग्जिट करा देना चाहिए, उल्टा है ना, एक्सॉन को रखना, इंट्रॉन को निकालना है, किस लिए रखना है भाई, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कोडिंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए is synthesized on the DNA template which is in which direction, obviously DNA template is in 5' to 3' direction. Gene and cistron words are sometimes used synonymously, why, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन, दो तीन चीजें कही ना, जीन और सिस्ट्रॉन को एक जैसा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जनरली हमारे लिए वन जीन कंटेन्स, जनरली, अच्छा ऐसा होता है क्या, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक दोनों हो सकता है, यस, पर जनरली हमारे लिए कौन सा होता है, वन जीन वन सिस्ट्रॉन की बात होती है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से देखोगे, राइट, अब यहां पर बहुत क्लियरली अगर आप देखेंगे तो लैकोप्रोन में ये लाइन दी हुई है, क्या, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज कॉमनली सीन इन बैक्टीरिया, मिला है ना, अब हमारे लिए मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मतलब वन जीन वन सिस्ट्रॉन, यूकैरियोट्स, हमारे लिए स्पेसिफिसिटी जरूरी है ना, कि ये वाला जीन ये वाला एंजाइम बनाएगा, ये वाला काम करे, तो यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक है, प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा, क्या बोलता है, जीन एंड सिस्ट्रॉन आर यूज्ड बिकॉज जनरली हमारे लिए यूकैरियोट्स की बात करें तो वन जीन वन सिस्ट्रॉन है, सही बात है, इसको प्लीज उससे कंफ्यूज मत करना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वो भी होता है, वो अलग चीज है, एक जीन एक एंजाइम बना रहा है, अल्टीमेटली लॉजिक वही है, बिकॉज एक जीन के अंदर एक सिस्ट्रॉन, एक पूरा यूनिट है जिससे एक प्रोटीन बन रहा है और वो प्रोटीन एंजाइम का काम कर रहा है, ये लॉजिक था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स फॉर आरएनए सिंथेसिस, कौन से तीन है ना, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 एंड 3, एंटीकोडॉन किस पे आता है, टीआरएनए पे, ठीक है। थ्री डायमेंशनल व्यू टीआरएनए कैसा है, देखो इन्वर्टेड एल शेप, अभी बोला मैंने 2 मिनट पहले, इन्वर्टेड एल शेप, इनफैक्ट मैंने यहां पर लिखकर भी दिया आपको, ये वाला लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, है ना, और आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 टाइप के थे, वो भी मैंने लिख के दिया हुआ है, कहां पे लिखा है, कहीं तो लिखा, ये रहा, है ना, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ और ऑन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स आर कॉल्ड, कौन कर रहा है भाई, जो ऑन ऑन और ऑफ कर रहा है वो है ऑपरेटर, ऑन और ऑफ कर रहा है वो ऑपरेटर जीन्स, ठीक है। डीएनए एलिमेंट्स व्हिच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड, नाम से पता चल रहा है, जगह बदल सकता है तो ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, ट्रांसपोजॉन। सबसे ज्यादा एमआरएनए कहां बनता है, एमआरएनए किधर बन रहा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज, अरे फिर से वही आ गया यार, है ना, अगेन क्या उन्होंने टेम्पलेट कोडिंग बोला है, नहीं, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, टेम्पलेट, तो ए के सामने क्या आएगा, यू आएगा, तो आंसर मेरा आ गया डी, खत्म, मेरे को आगे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि कहीं पे भी यू नहीं है ना, राइट, तो बस इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, माता बच्ची नहीं करने का इसे, ठीक है। स्प्लिट जीन्स में कोडिंग सीक्वेंसेस को क्या बुलाया जाता है, स्प्लिट जीन्स में ऑब्वियसली कोडिंग वाले को एक्सॉन बुलाते हैं, नॉन कोडिंग वाले को इंट्रॉन बुलाते हैं, पता है आपने, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा होता तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.3 नैनोमीटर, मालूम है हमको, यस 3.4 नैनोमीटर बोला था ना,
पूरा, उसमें 10 बेस पेयर आते हैं, तो 2 के बीच में क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा एज इट इज सॉल्व करके दिया हुआ है, अगर आप देखो, मैं बताता हूं कहां सॉल्व किया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी में है भी बाय द वे। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक के बीच में ऐसे उन्होंने पूछा हुआ है। कहां मार्क किया यार, ये देख, ये वाला है ना, टोटल बेस पेयर हमारे कितने हैं, एक न्यूक्लियोसोम कितना है, तो हमारे पास न्यूक्लियोसोम कितने, मैंने वो भी कैलकुलेट किया है, फिर ई कोलाई का मैंने एक लेंथ कितने बेस पेयर है वो कैलकुलेट किया है ना, फिर ये रहा मेरा ह्यूमन डीएनए का, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 34 नैनोमीटर में, सॉरी 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर आते थे, तो 0.34 नैनोमीटर में 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हुआ, है ना। तो मैंने नैनोमीटर को अगर ऐसे ले लिया ना, -9 ले लेता हूं नैनोमीटर, और इसको ले लेता हूं 3.4, ठीक है। और हमारे पास 6.6 बिलियन बेस पेयर है, कैसे लिखा है कैसे पता, स्टार्टिंग में दिया हुआ चैप्टर के, है ना, वो 5 इंटू 176, इक्वलाई में कितने हैं ये सब दिया हुआ है, तो 6.6 बिलियन बेस पेयर है, ये याद होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा 2.2 मीटर्स, 2.2 मीटर्स आएगा, ठीक है ओवरऑल। तो यहां पर आंसर क्या आ गया बता दो, आंसर आ गया ऑब्वियसली ये, वैसे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सीधा सीधा याद हो जाना चाहिए 2.2 मीटर्स, ठीक है। ये वाला वापस आ गया सेम, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द, ओ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं होगा, अच्छा कोई भी एक बदली किया, अगर एक चेंज किया तो पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। 7th 8th 9th 3 पोजीशन, जिसको मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तीनों उड़ा दिए मैंने, तीनों ही उड़ा दिए, ठीक है, मान लो ये पूरे मैंने गायब कर दिए, ये ऐसे कर दिया मैंने गायब, दिख रहा है, गायब हो गए, तो भी 3 3 का ही शिफ्ट आया ना, मतलब 3 3 का ही आपने ये किया, तो कोई आपको रीडिंग में डिफिकल्टी नहीं आई, है कि नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर आप 3 साइमल्टेनियसली करोगे तो आपको एटलीस्ट फिर भी सेंसिबल कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी एक रैंडम एक या दो पोजीशन पे आप करोगे तो क्या होगा, है ना, एनसीईआरटी में वो एग्जांपल दिया ना, राम हैज रेड कैप, बिग रेड कैप, वाला, ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ, हाँ डज नॉट अलाउ नहीं बोला, डज अलाउ, अलाउज बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है, ऑफ कोर्स द आंसर इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। हमारी बॉडी में जो जो जीन इंसुलिन बनाता है, बैक्टीरिया की बॉडी में भी सेम जीन इंसुलिन बना सकता है ना। अच्छा, इफ देयर आर 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acids, है ना, right, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be, oh what a brilliant question, what a brilliant question, सोचो इसके ऊपर जरा 10 सेकंड लो, सोचो आराम से, मैं पानी पीता हूं, सोचो, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। 333 अमाइनो एसिड्स थे, और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कितने 999 बेसिस लगाए हुए थे, है ना। तो सबसे पहला कॉमन सेंस वाला सवाल कि अगर 333 अमाइनो एसिड्स लगाने और 999 बेसिस लगाए, मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडॉन, कितने 3 नाइट्रोजन बेस का एक सेट, बरोबर ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है 901 नंबर पे, समझो आप बरोबर ध्यान से, 1 to 999
मतलब 1 से लेके 900 तक बरोबर चल रहा था सब कुछ। 901 नंबर से लेके 999 तक मैं ऐसे अलग से लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 to 900 सब कुछ बरोबर चला, उसको आपने छेड़ा क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, उसको आपने डिस्टर्ब किया क्या? नहीं किया। तो 900 नंबर तक तो 300 अमाइनो एसिड चुपचाप बन जाएंगे, बोलो हाँ या? है ना? 900 बेस पेयर्स है तो 300 अमाइनो एसिड तो बन गए, तीन तीन मिल गए, बीच में छोड़ छोड़ उनको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, ये इसको डिलीट कर दिया। अब कितने बचे? 999 हुए कि 998 हो गए? तो इसके आगे के हर एक डिस्टर्ब होने वाले, तो आंसर क्या आया? 33। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कॉमन सेंस लगाने वाला सवाल है ना। बिकॉज आपने 901 को डिलीट कर दिया तो यहां से 902 से लेके 998 तक के सारे अफेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो 33 अमाइनो एसिड्स अफेक्ट होंगे। इनफैक्ट लास्ट वाले को तो 2 ही मिलेंगे नाइट्रोजन बेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कोडन? बहुत इजी यार, एयूजी। ठीक है, डायरेक्ट है ना, मिथियोनिन के लिए कोड करता है, और प्रोकैरियोट्स में एफ फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए कोड करता है। Which of the following is not a property of the genetic code? It is non unambiguous. एम्बिगुअस नहीं हो सकता, अनएम्बिगुअस। ओवरलैपिंग नहीं होती, डिजेनरेसी होती है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। कॉमा लेस लिखा है एनसीईआरटी में, कॉमा लेस है, डिजेनरेट है, यूनिवर्सल है। ओके, द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ फीचर ऑफ द, अरे फिर वही हो गया एम्बिगुअस। Whose experiment cracked the DNA and showed that it is a triplet? Very important. ट्रिपलेट किसने बताया था? किसने बताया था ट्रिपलेट? निरेनबर्ग एंड मथाई। एनसीईआरटी में दिया है, बताऊं कहां? कोडिंग में निरेनबर्ग एंड मथाई नाम दिया हुआ है ना, कहाँ दिया था? ठीक है, हाँ देखो, मार्शल नियनबर्ग है ना, एंड सेवेरो ओकोआ, राइट। ये मेन थे जो भाई साहब जिन्होंने पूरा किया था, और निरेनबर्ग एंड मथाई मेनली थे जिन्होंने, इनके साथ में एक और बंदा था मथाई नाम का, उसने किया था। ठीक है, मेरे स्कूल में एक टीचर थे मथाई सर, तो वो ये वाले नहीं थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? ये क्या है नॉट ट्रू? क्या है नॉट ट्रू? एमआरएनए का कोड जो है वो नॉन कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस मैनर में रीड किया जाता है ना, विदाउट कॉमा, विदाउट स्पेसिंग, है ना, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडॉन इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन? एयूजी और एसीजी। एसीजी स्टार्ट कोडॉन है क्या? नहीं, एसीजी नहीं। यूएए यूएजी ल्यूसीन, यूएए यूसीए लूसीन, नो। यूएए यूजीए स्टॉप कोडॉन, यस ऑफ कोर्स। After mutation at genetic locus, the character changes due to change in. Wow, very good question. इसमें बहुत गलती हो सकती है। ए या सी, क्या लगता है क्या बदलेगा? What will change? The structure of the protein that is supposed to carry out the function will change. ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का पैटर्न तो बदलेगा, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। सिंथेसिस का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ ओवरऑल जो अंदर के अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो बदल जाता है, तो यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, म्यूटेशन इवेंट में एडेनिन को रिप्लेस किया ग्वानिन से, इसको क्या बोलेंगे? मतलब एक सिंगल बेस को आपने शिफ्ट किया ना, शिफ्ट मतलब रिप्लेस किया, रिप्लेस किया मतलब क्या आएगा? ट्रांजिशन। क्या आएगा? ट्रांजिशन। What will happen if a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids, 25th codon, very nice, 25th codon is mutated, UAA, UAU is UAA, फिर 25th codon UAU था, उसको UAA बना दिया। अब यहां पर उसने ट्रिक क्वेश्चन मतलब थोड़ा घुमाया है। UAA क्या है बताओ? UAA बताओ क्या है? ये है स्टॉप कोडॉन।
है ना, UAA, UAG एंड UGA, ये तीन क्या है, स्टॉप कोडॉन है। हाँ, अब ये स्टॉप कोडॉन है मतलब कि 25th पे आके रुक गया प्रोसेस, तो कितने बने, 24 का बना, 24 का बना मतलब ऑप्शन ए मिला, समझ में आया, 24 तक नॉर्मल। अच्छा, ये वो वैसा क्वेश्चन नहीं हो गया जो हमने अभी किया ना 999 33 वाला, कि कहां पर आके डिस्टर्बेंस हो, उसके पहले के सब ठीक बनेगा, उसके बाद का गड़बड़ हो जाएगा, उसमें उन्होंने और एक ट्विस्ट डाल दिया कि स्टॉप कोडॉन घुसा दिया। वेरी गुड। विच वन ऑफ द ट्रिपलेट कोड्स इज करेक्टली मैच विद इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर एन अमाइनो एसिड इन प्रोसेस एज स्टार्ट और स्टॉप? कौन सा है भाई, स्टार्ट और स्टॉप, इनमें से कौन है जिसको उन्होंने करेक्टली मैच किया हुआ है? यूसीजी स्टार्ट है क्या, गलत, एयूजी है। यूयूयू स्टॉप है, नहीं गलत। ये यूयूयू तो आई थिंक लाइसिन के लिए, आई एम नॉट श्योर, कोई तो एक वैलिन के लिए, लाइसेंस के लिए, किसके लिए? यूजीयू नहीं। यूएसी फॉर टायरोसिन, यस, यूएसी फॉर टायरोसिन। अब ऑनेस्टली आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हर एक का ये याद करके जाओ, क्या बोलते हैं, वो जो टेबल दिया ना एनसीईआरटी में, ये वाला, ये आपको हर एक का याद नहीं करना है, ठीक है। आपको उधर चारों ऑप्शन देख के ना, मतलब तीन बड़े ऑब्वियस होंगे जो आपने जो लर्न किया उसके हिसाब से होंगे, और एक आधा जो बोल सकते, भले आपको देख के लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है, यार हमको है नहीं, बोला गया था कि जैसे सर ने बोला था याद मत करके जाना, ऐसा लगेगा, लेकिन वो एलिमिनेशन से आप इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। सो डोंट सिट एंड स्टार्ट रेक्टिफाइंग द दिस, प्लीज। ओके, नाउ डीजेनरेशन ऑफ द जेनेटिक कोड किस लिए है? डीजेनरेसी, जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी कैसी है? डीजेनरेसी है बिकॉज ऑफ द थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर क्या करता है, वॉबली बेस बनाता है, क्या बनाता है, वॉबल हाइपोथेसिस, है ना, वॉबली बेस और वॉबल हाइपोथेसिस। जो थर्ड जो मेंबर है हर कोडॉन का, वो संभाल लेता है, गलत कोडॉन आ गया, गलत नाइट्रोजन बेस आ गया तो भी सही प्रोटीन भेज दे, उसको बोलते हैं वॉबली बेस। ओके, ये भी क्रिक नहीं बताया। जेनेटिक कोड की डिक्शनरी में हाउ मेनी कोडॉन्स आर यूज्ड टू कोड फॉर ऑल अमीनो एसिड्स? देयर आर 61। व्हाई? बिकॉज 3 आर स्टॉप कोडॉन्स। 64 टोटल होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन। आउट ऑफ 64, 61 आर कोडिंग, इट इज कॉल्ड व्हाट? आउट ऑफ दिस क्या बोलते हैं, 61 आर कोडिंग, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझते हो ना? डीजेनरेसी शब्द का मतलब कि एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन हो सकता है। आसान भाषा में समझाऊं तो एक ताले की एक ही चाबी हो सकती है, यह स्पेसिफिसिटी है, राइट। एक ताले की एक ताला एक ही पर्टिकुलर चाबी से खुलेगा, राइट, वो ये हो गई स्पेसिफिसिटी। बट अगर मैं बोलूं कि एक ताले की बहुत सारी चाबी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डीजेनरेसी। Change in nuclear sequence of nucleotide is called obviously what? Mutation. Which of the following is initiation codon AUG? पूरा सॉल्व कर डालो इसको, वैसे 200 के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बट चैप्टर इतना बड़ा है, वेटेज इतना ज्यादा है, क्वेश्चंस रिपीटेबल हैं, बट क्वेश्चंस रिपीट करने का फायदा है दिमाग में घुस जाएंगे। थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, फिर लैक ऑपरॉन के क्वेश्चंस पे चलते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट है ना, और फिर वो रीसेंट 2022 और 23 के क्वेश्चंस करके खत्म करेंगे। इनिशिएशन कोडॉन AUG। इनमें से कौन सा बेस है जो रिस्पॉन्सिबल है हॉटस्पॉट्स और पॉइंट म्यूटेशंस के लिए? है नहीं सिलेबस में, छोड़ दो, वैसे गुआनिन में फैक्चुअल याद कर लेना, ठीक है। कोडॉन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन UAA, UAG, UGA, यानी कि स्टॉप कोडॉन B। कौन सा टर्मिनल कोडॉन है? UAG टर्मिनल। अब अलग अलग वर्ड देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो, वो टर्मिनेशन है ना, टर्मिनल कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, ऐसा बहुत सारा अलग अलग चीज बोलेगा, ठीक है। DNA कोडॉन और ATG एंड साइटोसिन इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, ठीक है, देन इट विल रिजल्ट इन, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? अगर साइटोसिन बीच में आ जाएगा तो कैट, फिर गैट, फिर गैट, फिर जी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीधी बात है ना, ये ऐसा ऐसा पढ़ेंगे ना अपन, ये एक, फिर ये दो,
फिर ये 3 और ये, ठीक है। एंटीकोडॉन एक्सपोज पोजीशन ऑफ टीआरएनए में मिलता है। इनिशिएशन कोडॉन कौन है भाई? एयूजी, मिथ्योनिन वाला। खुराना ने क्या बताया था? ट्रिपलेट कोडॉन किस में बताए थे खुराना ने? खुराना ने ट्रिपलेट कोडॉन बनाते हैं सिस्टीन और वैलिन के, दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का, लर्न करना पड़ेगा। हरगोबिंद खुराना, है ना। जेनेटिक डिक्शनरी में 64 कोडॉन्स है। क्यों? क्यों ऐसा है? बिकॉज जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, इसकी वजह से 64, है ना। जेनेटिक कोड में क्या क्या आता है भाई? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यानी कि ऑल ऑफ दीज आ जाते है ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में पहले अमाइनो एसिड आता है, तभी ट्रांसलेशन प्रोसेस का वो पहला स्टेप बनता है, ठीक है। टीआरएनए पहले पहले वो उठा के लेके आता है अमाइनो एसिड। Many ribosomes may associate with single mRNA to form multiple copies of polypeptides simultaneously. Such are called as polysomes. Direct question, very very important. इसको स्टार मार्क करना, इसमें गलती हो जाती है। पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं इनको लोग, बट पॉलीसोम्स इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, अरे लो फिर से रिपीट हो गया, देखो नीट 2016 में भी आया, नीट 2018 में भी आया, सेम क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन सी, पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम क्या है? देखो बहुत बार आ गया ना, 2008 में भी आया, ठीक है, वेरी गुड। एनसीईआरटी में दिया है पूरा इसके बाद, ओके। क्या है आंसर? ऑब्वियसली आंसर आएगा ऑप्शन सी। टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन अटैच्ड ड्यू टू अ क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम। और कहां था मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट? फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंटर में था, है ना। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्या यूज हो रहा था? मैंगनीज, मैंगनीज एंड क्लोरीन, यस। विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए? ऐसा कौन सा ये है एंटीबायोटिक? ये है नहीं, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया, छोड़ दो, ठीक है। नियोमाइसिन है वैसे बाय द वे, ठीक है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो है ना आपके कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स है। ग्रीसियोफल्विन, वो सब एंटीबायोटिक्स में ही आती है, ठीक है, ओके। जिनको आई थिंक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नाम के इसमें क्लासिफाई किया जाता है। टू मच फॉर यू, छोड़। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ, कौन सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है भाई? ऑब्वियसली एमआरएनए की रीडिंग से पता चलता है, ओके। यूजिंग इम्प्रिंट्स फ्रॉम अ प्लेट विद कंप्लीट मीडियम एंड कैरिंग bacterial colonies, you can select streptomycin resistant mutants and prove that such mutations do not originate as adaptation. These imprints need to be used on only on plates with streptomycin, obviously। आपको अच्छा ठीक है, ये वैसे बायोटेक का पार्ट हो गया, ये बायोटेक में आता है, ठीक है। आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट वेराइटीज की म्यूटेशन को प्रूव करना है, तो आपको कल्चर प्लेट्स बनानी। कल्चर प्लेट समझते हो? वो जो पेट्री डिश होती है ना, इसमें अगार जेल लगाया जाता है, तो कल्चर प्लेट होती है, उसके अंदर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन लगा के आप चेक करोगे, तभी पता चलेगा ना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। बाकी अभी थोड़े से अभी डायरेक्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस ही दिखेंगे आपको। प्रोटीन सिंथेसिस कहां मिलता? प्रोटीन सिंथेसिस कहां बनता है? एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? दो पार्ट में हो रहा है ना, एक तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, मतलब आधा ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व? इनमें से कौन सा है जो नहीं है इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द प्रोटीन? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस में, पॉलीमराइजेशन में तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। Because most of the amino acids are represented by more than one codon, the genetic code is degenerate, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? ऑब्वियसली इट इज प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अभी लैकोप्रोन का आपका थोड़ा सा जो डाउट्स होता है ना जनरली, ये थोड़ा है डिफिकल्ट भी है लैकोप्रोन। चलो मैं एक काम करता हूँ, लैकोप्रोन पे आपको थोड़ा सा थियरी में भी लेके चलता हूँ और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में दिया हुआ है ना लैकोप्रोन, ठीक है। एक एक लाइन जाते हैं, चलो प्रॉपरली देखते हैं क्या बोलता है, जरा देख। लैकोप्रोन, पहली बात तो जेकब एंड मोनोड, वेरी कॉमन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, लैकोप्रोन में लैक का मतलब क्या था? लैक्टोज। तीसरी बात, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक। क्या है ओपरॉन शब्द का मतलब? क्या है? प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, सब जब लाइन से लगाए जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ओपरॉन, ठीक है।
अब मेन बात क्या है, इसमें कौन सी जीन है, कौन सा एंजाइम है, इसमें गड़बड़ होती है। तो मैंने यहां डायग्राम बनाया, ठीक है। POZYA, कौन सा? POZYA। एक्चुअली ये दो पार्ट्स में है, ये ओपरॉन दो पार्ट्स में है। कंफ्यूजन क्यों होता है आपको एज अ स्टूडेंट? बिकॉज आपके एनसीईआरटी, आपकी ज्यादातर बुक्स इसको ऐसे बताती है पूरा एक बार। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये होता है कि यार ये प्रमोटर दो बार कहां से आया, है ना। ये एक्चुअली दो अलग अलग पार्ट्स में आप इसको जब समझोगे तो आपको इजीली समझ में आता है। देखो यार, एक कोई भी प्रोटीन बनाना है ना, ये जो ZYA है ये क्या है बताओ पहले? ये भी प्रोटीन बनाएंगे, और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो भी प्रोटीन है। हर प्रोटीन की शुरुआत प्रमोटर से ही होगी। तो ये वाला प्रोटीन बनाने के लिए इधर प्रमोटर है, और ये प्रोटीन्स बनाने के लिए इधर प्रमोटर है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो, ठीक है ना। इसको एकदम आसान भाषा में ऐसे समझाता हूं। आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन बनाना है तो एक एमआरएनए की ऐसी लड़ी बनी हुई है, एमआरएनए ऐसा बना हुआ है। आपको एमआरएनए को पढ़ते जाना है, बरोबर है। एमआरएनए को पढ़ने के लिए, है ना, इधर आपने एक प्रमोटर लगा दिया जो एमआरएनए को पढ़ने में आपको आसानी करेगा, ठीक है। जैसे आप वहां पे आप बैठे, जैसे एक ट्रेन का ट्रैक इमेजिन करो, ट्रेन का ट्रैक। मेरे को ट्रेन उठा के ट्रैक पे रखनी पड़ेगी ना, तब चलेगी ना ट्रेन ट्रैक पे। वो रख रहा कौन है? वो प्रमोटर है, समझा? हाँ, क्योंकि वहां पे रखा ही नहीं तो तुम पढ़ोगे क्या तंबूरा? समझ में आया अभी? तो ये ऐसे देखो, ये अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये बॉक्स समझो, ये जो पीली पट्टी है ना, ये मेरा प्रमोटर है मान लो, ठीक है। तो ये जब तक नहीं आएगा ना, ये पूरा ऐसे रीडिंग में मेरे को हेल्प नहीं करेगा ना, ये ऐसे पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, रीडिंग नहीं करूंगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं। ये है ऑपरेरॉन का लॉजिक, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोटीन है कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन, उसको बनाने के लिए एक प्रमोटर था। तो इस रीजन ने डीएनए, एक पट्टी थी जो ऐसे जिसमें कोडॉन लगे हो, जिस जिस टुकड़े को आप जीन बोलते हो, डीएनए के एक टुकड़े को आप क्या बोलते हो, जीन। उसमें कोड ये लगे हुए नाइट्रोजन बेस, वही तो बनाते हैं प्रोटीन, है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन भी खुद एक प्रोटीन है जो इधर इतने हिस्से में बन गया। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, तो वो जाके इसको ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है ना। अब उसने ब्लॉक कर दिया तो रीडिंग बंद हो गई, रीडिंग बंद हो गई तो काम नहीं हुआ। समझ में आया? अगर खुला रहेगा तो बनेगा, ये लॉजिक था। अब देखो, अब पढ़ो क्या बोलता है। बोलता है 3 जीन है, ठीक है। क्या क्या जीन है देखो, स्ट्रक्चरल जीन 3 है, जेड वाई और ए, ठीक है। बट उसके पहले एक हिस्सा है जिसमें एक और रेगुलेटरी जीन है, जिसमें आई। तो आई कोडिंग करता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए, और ZYA 3 कोडिंग करते हैं एंजाइम्स के लिए। कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएस और ट्रांसएसिटाइलेस। 3 कौन से? जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए कर रहा है, वाई वाला परमीएस के लिए कर रहा है, और ए वाला, ठीक है, समझा? ओके, तो ये 3 हो गए। आई जीन क्या कर रहा था, ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन। तो इस आई ने ये रिप्रेसर बनाया, उसने जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, तो बंद पड़ा है, ओपेरॉन फैक्ट्री बंद पड़ी है। सही है कि नहीं? जब तुम इसको खोलोगे, इसको हटाओगे, ऑपरेटर को खोलोगे, तो ये रीडिंग चालू होगी। इतना इजी तो है, रीडिंग चालू होगी तो जीन बन जाएगा। ये रीडिंग चालू कैसे होगी, रीडिंग चालू कैसे होगी, ये इंपॉर्टेंट है। रीडिंग चालू कैसे होगी, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, मान लो ये प्रोटीन है, ये ऑपरेटर को जाके चिपक जाता था, सब बंद कर देता था, ठीक है। लेकिन ये आया लैक्टोस, यह लैक्टोस, ये था ऑपरेटर साइट। ये कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को मिलेगा तो बंद हो जाएगी फैक्ट्री। लैक्टोस बोलता है इधर पहुंचने के पहले तो मैं ही आगे तेरे को चिपक जाऊंगा, तो तेरे को पहुंचने नहीं दूंगा ना ऑपरेटर तक, तो तू बंद नहीं कर पाएगा।
तो मेरे रहने से फैक्ट्री खुली रहेगी, रीडिंग होती रहेगी, एंजाइम बनते रहेंगे। ये लॉजिक कितना इजी है, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को आंसर आप बता दो फटाफट, चलो बताओ। आई जीन क्या बना रहा है, रिप्रेसर। वन ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 मतलब ये तो गलत हो गया। अच्छा, जेड जीन क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड, मतलब कि बी का 1, बी का 1, ए का 3 बी का 1 ऐसा ऑप्शन है। हाँ ये रहा, देखो ये दोनों में से हो सकता है, दिख रहा है। फिर सी, ए जीन क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेस। ए जीन, जेड वाई ए, सीक्वेंस याद करना है, जेड वाई ए बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेस, मतलब सी का 4, सी का 4 यानी कि ऑप्शन सी। वाई जीन क्या बनाता है, परमिएस। जेड वाई और ए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप देखेंगे तो आपको काफी सारे ये आप देखेंगे, देखेंगे। बताइए, जेकब एंड मोनोड देखा, मिला, लैकोप्रोन, नीट 2018 का क्वेश्चन। मीजल्स एंड स्टाइल तो सेमी कंजर्वेटिव था। हर्शी एंड चेस क्या था, वो तो डीएनए का उन्होंने ये प्रूव किया था। और एलेक्स जेफरी इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह और बाहर में डॉक्टर एलेक्स जेफरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट एनहांसर। एनहांसर क्या होता है, कुछ नहीं, बकवास। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर लैकोप्रोन, क्या है भाई, लैक्टोज। सिंपल, लैक्टोज की जगह अगर वो नहीं है तो एलोलैक्टोज चलेगा, मैंने लिख के दिया वो। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, है ना, इन्वॉल्व्स द लैक 1 जीन, प्रोडक्ट इज, है। अच्छा, जीन रेगुलेशन, द जीन रेगुलेशन इज, अच्छा अच्छा, ओके। कौन सा फीडबैक उसमें काम आता है, कौन सा फीडबैक काम आता है, नेगेटिव फीडबैक काम आता है। और लैकोप्रोन कैसा है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। क्या है लैकोप्रोन, क्या लिखा है मैंने, लैकोप्रोन इंड्यूसिबल लिखा है मैंने, देखो, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, है ना। और नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब भी मैंने लिख के दिया, क्या है मतलब है, लिखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इट रिमेन्स स्विच्ड ऑफ, इसको बोलते हैं नेगेटिव। जो हमेशा ऑन रहेगा वो पॉजिटिव। वैसा बाय द वे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं वैसे डिटेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। अब हाँ ये तो एमआरएनए होता है ना, यही पहला इनकरेक्ट है, खत्म हो गया। Which enzyme will be produced in the cell if there is a nonsense mutation in the lac Y gene? ZYA, Z, Y और A। Z बना दिया, Y के Y में म्यूटेशन हो गया तो Y भी खराब हो जाएगा और उसके बाद वाला A भी खराब हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये बोलता है यार देखो, Y जीन में म्यूटेशन हो गया तो मतलब आपके पास Z है, Y है, A है, बराबर है। तो Z वाला तो अपना काम कर रहा है चुपचाप, Y खराब हुआ तो A भी खराब होगा, ये सुनो। तो Z वाले ने अपना काम किया, क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना दिया, उसके बाद वाले सारे नहीं बनेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इन एन इंड्यूसिबल, हाँ देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा ना, इंड्यूसिबल का मतलब नॉर्मली क्या होता है, ऑफ होता है कि ऑन होता है, नॉर्मली ऑफ होता है, आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से और मेरे को बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, है ना, नॉट एक्सप्रेस अंटिल दे आर टर्न्ड ऑन। मैंने बाय द वे जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना इसमें, कहां गए ये मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना इसमें, ये आपको वैसे ही भाषा में लिखे जो भाषा में क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ ये देख सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है भाई इसमें, यस, ओके सॉरी, हाँ। फिर आप ये देखो कहाँ गया, लैकोप्रोन के बारे में स्टेटमेंट्स क्या क्या दी हुई है, देखें जरा। ग्लूकोज गैलेक्टोज में बाइंड नहीं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं ना, लैक्टोज और एलोलैक्टोज चाहिए। अच्छा,
लैक्टोज नहीं रहेगा तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे चिपकता है, बरोबर। जेड फॉर परमिएज नहीं, जेड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडस। तो 2 सही है, A1 गलत है, 3 गलत है। जेकब एंड मोनॉड सही है, तो ठीक है, 2 सही है, 4 सही है, 2 एंड 4 है ऑप्शन, यस ऑप्शन सी, ठीक है डायरेक्ट। ओके, लैक ओपरॉन में क्या क्या होता है भाई, बताओ क्या क्या होता है। लैक ओपरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, एक रेगुलेटरी जीन होता है, यानी कि ऑप्शन बी बॉम्बे। ई कोलाई विद म्यूटेटेड जेड जीन, है ना, कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाई, व्हाई। अगर ई कोलाई में आपने जेड जीन को म्यूटेट कर दिया तो क्या नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा, है ना। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा तो आंसर आएगा ऑप्शन बी बॉम्बे, कैनॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेस, सही है ना। लैक ओपरॉन में लैक का मतलब क्या, आर यू सीरियस, लैक्टोज, लैक इंसेक्ट क्या था, ये वाला, ये इसका नाम है लैक्सिफर लैका। एनिमल किंगडम में लैक्सिफर लैका आता है इंसेक्ट्स में, है ना। वो आता है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, जिसमें हनी भी दिया है एपिस डोर्साटा और एपिस इंडिका, और ये दिया हुआ लैक्सिफर लैका, और सिल्क वर्म दिया है बॉम्बिक्स मोरी, 3 दिया हुआ। लैक्सिफर लैका के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, संस्कृत में एक शब्द होता है लक्षा, लक्षा मतलब वैक्स लाइक सब्सटेंस। जो पुराने जमाने में चिट्ठियों को, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज वगैरह में ना, हैरी पॉटर एंड ऑल में, वो वैक्स डालते हैं ऐसे गरम, और फिर स्टैंप लगाते हैं लेटर्स को सील करने के लिए, वो लैक होता था, लैक मोम, ठीक है। हाँ, तो लक्षा, तो अगर आपने महाभारत की कहानी कभी सुनी हो, तो सारे पांडवास को, वो पांडव लोगों को, पांडु पुत्रों को भेज देते ना, एक महल बनाया होता है वैक्स का, और आग लगा देते हैं कौरव लोग, है ना। तो वो भी लक्षा शब्द वहां से संस्कृत से आया, लैक। ओके, जेकब एंड मोनॉड ने लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को ई कोलाई में स्टडी किया, ओपरॉन किया। ओपरॉन कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल है, यस आंसर इज ऑप्शन सी। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में रिप्रेसर बाइंड कहां करता है, जब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो रिप्रेसर कहां जा रहा है, क्या ऑपरेटर के पास जा रहा है, नहीं जा रहा, ऑपरेटर के पास जा रहा है क्या, नहीं, है ना। नहीं, ये तो थोड़ा गलत किया ना इन्होंने ऑप्शन, हाँ। तो एक्चुअली लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के वक्त रिप्रेसर जो है, नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, छोड़। इन नेगेटिव ओपरॉन क्या होता है, नेगेटिव ओपरॉन में क्या होता है, द को, ये अगेन नेगेटिव ओपरॉन में को रिप्रेसर बाइंड विद द रिप्रेसर, ये है नहीं आपके साथ, छोड़, ठीक है। ओपरॉन कॉन्सेप्ट में रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर का काम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन का काम करना, रेगुलेटर का काम है रिप्रेसर की तरह काम करना, ठीक है। ओके, द वाइल्ड टाइप ऑफ इकोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, अच्छा ठीक है। दे आर ट्रांसफर टू मीडियम विच कंटेन्स लैक्टोज एज द शुगर, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग changes will take place, obviously the lac operon will be activated, यानी कि आंसर will be ऑप्शन ए, ठीक है। अब बाकी के सारे आप देखोगे तो आप बहुत ही इजीली देखो, जैसे 154 देखो, है ना, लैक ओपरॉन जो है वो लैक्टोज से ये हो जाता है। ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली आपको बायोटेक के क्वेश्चंस के साथ करना चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस है बायोटेक एक बार पहले रिवाइज करो, उसके बाद ये करो तो ज्यादा अच्छा है। 4-5 ही क्वेश्चन बीच में मिलेंगे आपको, बाकी सारे तो वही है, आप देखो तो 22 23 के अपन रिसेंट क्वेश्चन थोड़े कर लेते हैं, असर्शन रीजन टाइप के, क्योंकि ये अपने क्या बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पे बेस्ड है ना। चलो, सेंट्रल डॉगमा देखो क्या बोलता है, डीएनए से एमआरएनए, बी शुड बी ट्रांसक्रिप्शन ना, बी शुड बी ट्रांसक्रिप्शन, ओके। फिर एमआरएनए टू प्रोटीन, है ना, तो डी शुड बी प्रोटीन, सी शुड बी ट्रांसलेशन, तो ये गलत है, ये गलत है, ये हो सकता है, यस ऑप्शन सी, है ना। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन देख के मार्क कर देता तो भी चलता, है ना। ओके, स्टेटमेंट 1, द कॉन्डॉन है, कोडॉन रे, क्या कर रहे हैं the codon AUG codes for methionine and phenylalanine, no, codes only for AUG, codes for what,
कोड्स फॉर मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन थोड़ी करता है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई, ठीक है। AAA एंड AAG ये कोड करते हैं लाइसिन के लिए, यस, तो आंसर इज ऑप्शन डी, AAA एंड AAG फॉर लाइसिन, ठीक है। ये वाला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन कैपिंग मिथाइल GTP इज एडेड टू 3' कैपिंग 3' पे होती है कि 5' पे होती है? 5' पे होती थी, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। RNA polymerase binds with the Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria, yes, absolutely yes। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है प्रॉपरली, आपसे अगर ये जो सेंटेंस मैंने लिखे है ना वो भी एक बार ढंग से पढ़ लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो टर्मिनेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज, ये दिख रहा है क्या लिखा है मैंने, रो फैक्टर है ना, एंड दिस इज सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन के लिए फैक्टर है सिग्मा और टर्मिनेशन के लिए फैक्टर है रो फैक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, देखो आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। कोडिंग स्टैंड से कॉपिंग हो रही है क्या? नहीं, टेम्पलेट स्टैंड से होती थी ना। स्प्लिट जीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ना भैया यूकैरियोट्स में होता है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीमरेज 3? आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? टीआरएनए बनाता है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, बॉम्बे। याद ही करवा दिया मैंने, टीआरएनए पॉलीमरेज 3 है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेल्स, ये सब वही वापस फिंगरप्रिंटिंग और बायोटेक का आ गया। चलो 175, बायोटेक को एक बार रिवाइज कर लिया तो फिर बाकी के क्वेश्चन आप ये जो है ना ह्यूमन जीनोम और वो वाले, वो जरूर एक बार गो थ्रू करके अटेम्प्ट कर ले। जेनेटिसिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच, वैसे इतना फास्ट अपन जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के सेशन में ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन कर रहे हैं यार। बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड अप्रोच किया उसने सीक्वेंस। ब्लाइंड अप्रोच बेसिकली मतलब कि उसने एक एक सिंगल जीन को ये नहीं किया, डायरेक्टली पूरे की पूरी मैपिंग कर ली, है ना। फॉलोड बाय असाइनमेंट टू फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज। एक अगर ब्लाइंड अप्रोच स्टडी की जाती है ना तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन स्टडी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, फैक्चुअल है, ठीक है। ब्लाइंड अप्रोच में बेसिक नाम से, अच्छा वैसे ये वर्ड से अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा जो खुराना भाई साहब ने किया था, हरगोविंद खुराना, ठीक है, उन्होंने पूरा जीनोम की मैपिंग करके दी थी, वैसे उसी को अपन बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। ट्रांसपोजॉन इनमें से कहां यूज हो सकते हैं? अगर आप देखो ट्रांसपोजॉन कहां यूज होंगे, आपकी जीन साइलेंसिंग में यूज हो जाएंगे, ठीक है। साइलेंसिंग ऑफ जीन थ्रू एमआरएनए, ये भी दिया हुआ है, जीन साइलेंसिंग, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ डीएनए 1.1 मीटर है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर? 2.2 मीटर में 6.6 बिलियन थे, याद है? तो 1.1 मीटर में आधा कर लो, कितना आएगा? 3.3 बिलियन, है ना। इनफैक्ट एनसीईआरटी में यही लाइन दी हुई है, एज इट इज दी, ठीक है। उसके बाद ई कोलाई में आई जीन म्यूटेट हो गया। आई जीन म्यूटेट हो गया मतलब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना तो प्रोडक्ट कैनॉट बाइंड द इंड्यूसर। अब रिप्रेसर प्रोटीन ही नहीं मिला तो इंड्यूसर से नहीं मिल पाया, इंड्यूसर से नहीं मिला तो कोई भी जीन ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला 60 मिनट्स, ई कोलाई का मैंने क्या बोला, रेप्लिकेशन टाइम कितना है? 20 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितनी लाइफ साइकिल हुई इसकी? 20, 40, 60, 3 लाइफ साइकिल हुई, ठीक है। 10 सेल से शुरू किया था, है ना। अब उसमें से 10 में से आपके नेक्स्ट जनरेशन में 10 के 20 सेल बने थे, है ना, 10 के 20 सेल बने थे, ओके। इसको तो करना पड़ेगा अपने को, परसेंटेज निकालने, क्या सीधा परसेंटेज निकाल लेते हैं, काम करते हैं। आपको बता दो परसेंटेज कैसे निकालना, चलो वो भी बता दो। उसका भी मैंने एक मस्त एग्जांपल ऐसा निकाल के दिया, देखो दिख रहा है ये, है ना। ये इसे मैंने यही सॉल्व किया, यही क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो N15 वाला था, उसको आपने N14 में डाल दिया, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, थर्ड जनरेशन आ गया, है ना। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जिनमें N15 है ही है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 8 में से 6, 87%
87% है ना। अब यहां पर बस कैच क्या था इस क्वेश्चन का, उन्होंने 10 सेल से शुरू किया था बेटा, तो 10 के 20 बने, 20 के 40 बने, 40 के 60 बने, इसका 87% निकाल लो, आंसर आ गया। समझ गए क्या? इतने सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कोई भी N15 का नामो निशान नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अराउंड 80 सेल्स का 87%, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 60 सेल्स। नो 87.5% है, आई नो, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा, वो डिवाइड बाय 2 है, सारे उन्होंने होल नंबर ही दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, हाँ बराबर। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? आरएनए पॉली, अरे फिर से आ गया ना यार, नी 2023 का रिसेंट लास्ट ईयर का सवाल है, राइट? देन अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, कहां होता है? एस फेज। 25,000 बार आया हुआ सवाल, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, देन यू हैव स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, क्या ये बात सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि आरएनए में ऑक्सीजन ज्यादा हो, है ना। वायरसेस ऑफ आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड म्यूटेट फास्टर, सही बात है, यस, तो आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों सही बात है। जीन आई, आई क्या बताता है? सी इज 4, 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 ये गलत है। वाई, जीन जेड क्या बनाता है? जेड, जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, डी इज 1, डी इज 1, डी इज 1, डी इज 1, यस, आंसर इज ऑप्शन ए, सी इज 4, डी इज 1। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। चलो, नी 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर का सवाल। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, सही बात है, ओके, बिकॉज द प्रोटीन्स आर denatured and high temperature destroys enzymatic activity because the enzymatic activity is denatured by heat, सही बात है। हाँ, लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो टेम्परली इनएक्टिव हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे तो खत्म ही हो जाता है, पूरा डीनेचरेशन हो जाता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी किया है हम। ओके, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स अ सबस्ट्रेट, इसको कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, ये भी मैंने समझाया था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बायोमोलिक्यूल हमने बायो का डिटेल में किया था, है ना। एलोस्टेरिक साइट मैंने बताया था आपको, और एक बोला था एक्टिव साइट, एंजाइम पे 2 साइट्स होते हैं, याद होगा। तो आंसर यहां पर है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑफ कोर्स, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ये तो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन हो गया, टेक्निकल, राइट। कंप्लीट हो गया ये, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।